आज का लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर कर पावर को क्राउन के पास ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी, जितना भी रेवेन्यू था, वो सब क्राउन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो अब से लेकर 1858 से लेकर और जब तक देश आज़ाद नहीं होता, जब तक इंडिया के अंदर कौन रूल करेगा? अब क्राउन रूल करेगा। तो इससे पहले 1858 से पहले कौन राज कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, उसी का डोमिनेशन स्टेब्लिश था। तो रिवॉल्ट 1857 होता है। कहानी की शुरुआत कैसे होती है? कहानी की शुरुआत होती है रिवॉल्ट 1857 से। रिवॉल्ट 1857 होता है। रिवॉल्ट 1857 के अलग अलग फैक्टर वो हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर देखेंगे। तो रिवॉल्ट 1857 जब होता है तो इस रिवॉल्ट को रिवॉल्ट 1857 भी बोला जाता है, या सिपॉय म्यूटनी भी बोला जाता है, या इसको बोला जाता है दिस इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। म्यूटनी 1857 भी इसको बोला जाता है। तो जब ये म्यूटनी हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी सब परेशान हो गया था। वहाँ का जो क्राउन था उसको लगने लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ठीक काम नहीं कर रही है। तो इसीलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। और ये जो ख़त्म किया गया था, मतलब पूरी तरह से इसको फिनिश कर दिया गया था। फिनिश करने के बाद जो पावर थी वो सीधी क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। और इस एक्ट को, मतलब ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इसी को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। देखिए, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो कहीं नहीं था, बस ये एक दिखावटी छलावा था। अदरवाइज कोई स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं था अगर देखा जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसा। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था। इस रिवॉल्ट 1857 के बाद जो एक्ट आता है 1858, इस एक्ट के बाद अब ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, अब उसको वॉइस वॉइस रो बोला जाएगा। ठीक है, तो मतलब इसकी जो पोस्ट, मतलब एक नाम चेंज कर दिया गया। वो कौन सी कहावत है कि न्यू बोटल ओल्ड 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 वाइन, वो शायद इस टाइप का कुछ था। तो अब ये जो वाइसरो होगा, वाइसरो जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन का, मतलब ये इसका क्या बोल सकते हो, जासूस होगा। मतलब ये ठीक डायरेक्टली इसको अगर क्राउन इससे कोई रिपोर्ट मांगता है वाइसरो, तो इसको ब्रिटिश क्राउन जो है इसको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब ये जो ब्रिटिश, देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, जो ये गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अब इसको वॉइस रो बोला जाएगा। और इसकी दो काउंसिल होंगी, अभी भी रहेंगी, पीछे भी थी अभी भी है। एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो दोनों की दोनों अभी भी थी और रहेंगी। अब ये जो वायसरो होगा, ये क्या काम करेगा? ये अकाउंटेबल होगा किसको? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। अभी देखेंगे ये क्या पोस्ट थी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या चल रहा था। जो क्राउन था उसने वॉयसरॉय को अपॉइंट किया। और जो पार्लियामेंट थी वहाँ की, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर कौन होंगे? एमपी होंगे, वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वे होंगे। और जो मेंबर आए होंगे जिनकी वहाँ पर मेजोरिटी में सरकार होंगी, वो कुछ मिनिस्ट्री बनाएंगे। मिनिस्ट्री का मतलब जो सरकार बनाएंगे। सरकार के अंदर आपको बताइए कैबिनेट होती है। सरकार के अंदर एक कैबिनेट होती है। कैबिनेट के अंदर ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है। जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो गया। तो ऐसे मिनिस्टरों को मिलाकर जो एक कैबिनेट बनती है, उसको जो एक ग्रुप बनता है उसको कैबिनेट बोला जाता है। तो पार्लियामेंट के अंदर एक कैबिनेट होती है, और इसी कैबिनेट का एक जो मेंबर था, इसी कैबिनेट का एक मेंबर को बोला जाएगा, उसको एक काम दिया जाएगा कि आपको जो इंडिया के अफेयर हैं उनको देखना है, उनकी देखभाल करनी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसको बोला जाता है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो था वो एक जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी उसकी जो कैबिनेट थी उसका एक मेंबर था। और ये डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेगा? ये डायरेक्ट करेगा, ये किसको अकाउंटेबल होगा? ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये अकाउंटेबल होगा पार्लियामेंट को। और वाइसरो, वाइसरो किसको अकाउंटेबल होगा? वाइसरो देगा, रिपोर्ट करेगा इसको, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को। तो ये मैटर चल रहा था। अब जब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट आ गया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को काम दिया गया कि आपको जो है इंडिया के जो अफेयर हैं उनको संभालना है, उनको उनको देख रेख करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया छोटा सा देश है,
काफ़ी बड़ा कंट्री है, तो इसको एक 15 मेंबर की एक काउंसिल दी गई। ठीक है, ये जो एक इसको काउंसिल दी गई, एक चार, इसके अंदर 15 लोग होंगे और 15 लोगों की एक काउंसिल होगी और वो उसको एडवाइस देगी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और उसकी जो एडवाइस होगी, जो 15 मेंबर की जो काउंसिल होगी, वो कोई मैंडेटरी नहीं होगा कि उसकी एडवाइस को माना जाए। ठीक है, उसका जो नेचर होगा वो एडवाइजरी, मतलब एडवाइजरी, एक एडवाइस दे दी, बस कोई कंपल्जन नहीं है था वाइस उसके पास, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के पास, कि इसकी एडवाइस को माने ही माने, बस हाँ सुन लेगा, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था, ये पोस्ट क्यों बनाई गई? देखिए, ये पोस्ट इसलिए बनाई गई क्योंकि अब द ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको पूरी तरह से एबोलिश कर दिया। तो एबोलिश करने का मतलब ये हो गया, जो डुअल गवर्नमेंट थी, कौन सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, इन दोनों पोस्ट को, ये डुअल पोस्ट थी, इसको खत्म कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल फंक्शन संभालता था ईस्ट इंडिया कंपनी की, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो उसका कमर्शियल फंक्शन संभालता। तो इन दोनों पोस्ट को खत्म कर कर जो नई पोस्ट बनाएगी वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की पोस्ट बनाएगी। और इसको, ये जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट होगा, जो जो ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट है उसको डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होगा, उसी को ये खबर करेगा। तो अगर इंडिया के अंदर कुछ होता है तो खबर ली जाएगी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से, कि भाई ऐसा क्यों हुआ। तो अब हम नेक्स्ट एक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्ट हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट होने वाला है। इस एक्ट के अंदर देखिए, जब रिवॉल्ट 1857 हुआ, तो डिमांड, ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट थी और ब्रिटेन के जो लोग थे, वो ये समझ गए थे कि हम, अगर आपको इंडिया के अंदर अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, डोमिनेशन इस्टेब्लिश करनी है, तो विदाउट कॉरपोरेशन, विदाउट इंडियन कॉरपोरेशन, ऑपरेशन विदाउट इंडियन कॉरपोरेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि भाई लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर भी लाओ इनको। लॉ बनाए जा रहे हैं हमारे, जो लॉ मेकिंग जो, अब पहले क्या होता था, देखिए, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, अब उसको वॉइसरॉय बोल दिया। उसकी जो दो बोर्ड, उसकी दो दो काउंसिल होती थी, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक होती थी हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहले 4 बंदे होते थे शुरू में, फिर एक बंदा और बढ़ा दिया गया, लॉ मिनिस्टर बनाया गया। और उसके बाद और कुछ लोगों को, एक और 6 बंदे हो गए, 6 पर्सन बनाए गए। ये जो होगा 6 पर्सन, ये पब्लिक वर्क को संभालेगा। मतलब जैसे कि ये जो मैं आपको बता रहा था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ये आज तरह की, तो आज की जो है मिनिस्ट्री है ये। तो आज की जो है मिनिस्ट्री है, जैसा कि आज नहीं देखते कि होम मिनिस्ट्री का काम किसी और को दे देते हैं, और एक्सटर्नल अफेयर का काम किसी और को दे देते, डिफेंस मिनिस्टर किसी और को बनाया जाता है। तो ये पोर्टफोलियो भी होता है। तो इस टाइप के बंदे, इन्होंने, कि आर्मी का, मिलिट्री का काम किसी और को, रिवेन्यू का काम किसी और को दे, तो ऐसे 6 बंदे थे। अब एक दूसरी काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अंदर पहले ये 6 थी, 6 में से अब इसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया था, मतलब एक्सपेंड कर दिया गया। अब इसी के अंदर ये बोला गया कि भाई लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर इंडियन को शामिल किया जाए। अगर नहीं होंगे तो फिर सो रिवॉल्ट 1857 तो संभाल लिया किसी तरह से, नेक्स्ट रिवॉल्ट नहीं संभाल पाओगे। तो इसीलिए वायसरॉय को ये बोला गया कि आप क्या काम करोगे, कुछ लोगों को, इंडियन लोगों को, वो उनको आप नॉमिनेट करोगे, और उनको बोलोगे वे नॉन ऑफिशियल मेंबर है। जो वायसरॉय था, वायसरॉय ने क्या किया, कुछ लोगों को नॉमिनेट करा इंडिया के। ये केवल 3 ही लोग थे, 12 में से 3 लोगों को इंडिया नॉमिनेट किया। कौन कौन से थे? ये थे राजा ऑफ द बनारस और महाराजा ऑफ द पटियाला एंड द सर दिनकर राव। ये 3 लोगों को लॉ मेकिंग प्रोसेस बनाने में इन्होंने शामिल किया। और इन 3 लोगों को बोला जाएगा, क्योंकि ये नॉन ऑफिशियल नहीं है, सॉरी, ये नॉन ऑफिशियल मेंबर है। इनको ऑफिशियल मेंबर नहीं बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर है। तो आपको ये बात समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। बाकी बहुत कन्फ्यूजन सी रहती है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये होता है कि जो एक पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे लॉर्ड कैनिंग था, इन्होंने इसने जो लॉर्ड कैनिंग था, इसने 1859 के अंदर ये, मतलब पोर्टफोलियो सिस्टम बना दिया था। लेकिन इसको रिकग्निशन जो मिली थी वो इस एक्ट में मिली थी। देखिए, ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टम होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को एक काम दिया जाता है।
जैसे कि हम हमारे एक पर्सन को, एक मिनिस्टर को काम दिया जाएगा कि आप भाई डिफेंस का काम संभालो, दूसरे को दिया जाएगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का काम संभालो, एक को बोला जाएगा कि आप क्या काम संभालो, आप जो लॉ होता है उसका काम संभालो, और एक को दिया जाएगा कि आप क्या काम संभालो, अब आप डिफेंस का काम, डिफेंस तो हो गया, आप अर्बन अफेयर का काम संभालो। ठीक है, तो इस टाइप से ये पोर्टफोलियो होते हैं। अब पोर्टफोलियो में चेंज भी हो जाता है, किसी बंदे को किसी का भी मिनिस्ट्री दे सकते हैं, कोई भी काम दे सकते हैं। तो ये बात रखना, जो पोर्टफोलियो था इसको रिकग्निशन मिली थी इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस पोर्टफोलियो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, कब रिकग्निशन मिली थी, ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो वायसरो होता है, वायसरो को एक और पावर दी गई कि आज जब जो वायसरो, कभी भी मान लो इमरजेंसी आ जाती है, जैसा अभी इंडिया के अंदर, आपको एक बात बताऊं, ये जो हम लास्ट वाला पॉइंट पढ़ना है, अगर आपने इंडियन पॉलिटी को पढ़ा हो तो वहाँ पर जो इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो देखिए यहाँ से ही कहीं ना कहीं लिया गया है, उसको उठाया गया है। तो वायसरो को ये पावर दी गई कि आप जब भी इमरजेंसी हो तो आप एक ऑर्डिनेंस ला सकते हो। इमरजेंसी लगी हुई है, ऐसी सिचुएशन है कि भाई लॉ नहीं बना सकता है, तो आप एक ऑर्डिनेंस ला सकते हो, और उस ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी होगी केवल 6 मंथ तक होगी। ठीक है, 6 मंथ के बाद वो जो ऑर्डिनेंस है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब वो उसकी जो वैलिडिटी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो दो एक्ट थे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। ये जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, ये इंडिया के लोगों को लॉ मेकिंग प्रोसेस में बनाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ था ये। इन 3 लोगों को बनाया गया, 3 लोगों, हालांकि नॉमिनेट हुए थे, तो आप ये बोल सकते हो कि कोई इतना खास चेंज नहीं आया था। अब ये वॉइस रो तो किसी को भी बना सकता है भाई, ये तो उन्हीं को, जो उनके इसके चेले चपेटे, उन्हीं को बनाएगा कि भाई आपको हम शामिल कर लेते हैं लॉ मेकिंग में। कोई इंडियन जो फ्रीडम फाइटर थे उनको थोड़ी बना रहे थे ये, भाई आपको, तुम देश के लिए लड़ रहे हो, हम तुमको शामिल करते हैं। तो कोई ऐसा कोई मतलब एक इतना बड़ा चेंज नहीं आया था, पर हाँ धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा लास्ट में, तो उसका एक धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो यही था आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।